और उसे देखकर उसकी मॉम बहुत खुश हो रही होती हैं क्योंकि उनके वंश को बढ़ाने वाला उनका पोता आ रहा है। तभी मिस्टर गु बोलता है कि माओ बच्चे को नहीं रखना चाहती है क्योंकि अभी उसकी स्टडी पूरी नहीं हुई है और वो भी बहुत छोटी है, इसलिए मैंने भी उसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो मॉम आप भी प्लीज उसे कुछ भी ना बताए और आप इस मैटर से दूर ही रहे तो अच्छा होगा। उसकी मॉम गुस्सा होने लगती है। गु बोलता है मॉम ये मेरी प्राइवेट लाइफ है तो प्लीज आप इसमें दखल अंदाजी ना करें। उसकी मॉम वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। मिस्टर गु ड्रिंक करने के लिए बाहर में जाता है और वहाँ पर उसका फ्रेंड भी होता है। वो अपने फ्रेंड को सारी बात बताता है। उसका फ्रेंड उसे एक सुझाव देता है कि तुम्हें उसे अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहिए और तुम्हें जाकर उसे बताना चाहिए कि तुम उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हो। फिर अगले दिन हम देखते हैं मिस्टर गु अपने फ्रेंड के साथ कार में कहीं जा रहा होता है। तभी रास्ते में वो देखता है माओ अपने सीनियर से बात कर रही होती है। ये देखकर हान बोलता है देखो तुम्हारी वाइफ कॉलेज में कितनी ज्यादा फेमस है, लड़के उसे अपना लव कन्फेस कर रहे हैं। और इधर हम देखते हैं माओ सीनियर को मना करती है और उसे बोलती है मैं अभी डेट नहीं करना चाहती किसी को भी। वो कहता है मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। माओ वहाँ से जाने लगती है लेकिन सीनियर उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ पर रोक लेता है। तभी वहाँ पर मिस्टर गु आ जाता है और बोलने लगता है कल तुमने मुझे अपना प्रोजेक्ट ईमेल नहीं किया। वो उसे सॉरी कहती है और बोलती है कल मैं हॉस्पिटल गई थी और मैं अपना प्रोजेक्ट सेंड करना भूल गई थी। तो वो सीनियर बोलता है कल तुम हॉस्पिटल गई थी, तुमने मुझे इस बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, क्या तुम्हारी तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई है। तो मिस्टर गु बोलता है आखिर तुम्हें इतनी क्यों फिक्र हो रही है माओ की। तो वो कहता है कि माओ मेरी गर्लफ्रेंड है। इस पर माओ फट से बोलती है सीनियर आप बहुत अच्छे हैं, आपने मेरी बहुत ही हेल्प की है, इसके लिए थैंक यू सो मच, लेकिन मैं अभी किसी को भी डेट नहीं करना चाहती। तो वो बोलता है हाँ मुझे पता है लेकिन आप ये आराम से सोचकर बता सकती हैं, इसमें कोई भी जल्दबाजी ना करे और मैं आपको इसके लिए फोर्स नहीं कर रहा। मिस्टर गु ये सुनकर बहुत ही जेलस फील करता है और वो माओ से कहता है क्या तुम इसके साथ अपना कन्फेशन डिस्कशन करना चाहती हो या फिर मेरे साथ चलकर पेपर सबमिट करवाओगी। तो वो उसके साथ उसके कार में आ जाती है। तभी मिस्टर गु उसका बेल्ट लगाने लगता है तो वो दोनों क्लोज हो जाते हैं और वो उससे कहने लगता है तुम उस लड़के से दोबारा मत मिलना। वो बोलती है हाँ। मिस्टर गु बोलता है तुम इतना इजीली मान कैसे गई। और बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं उस लड़के के लायक नहीं हूँ। तो मिस्टर गु बोलता है क्या तुमने बच्चे की वजह से उसे मना किया। वो बोलती है हाँ और कहती है मुझे नहीं लगता कि मैं आप किसी लड़के के लायक हूँ, मुझ जैसी लड़की को आखिर कौन ही अपनाएगा जो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। मिस्टर गु बोलता है ठीक है मैं तुम्हें अभी हॉस्टल रूम तक छोड़ देता हूँ और बाद में तुम अपना पेपर सबमिट करवा देना। माँ अपने रूम में आती है तो बाई उस पर गुस्सा करने लगती है और बोलती है क्या सीनियर ने तुम्हें प्रपोज किया है। माओ कहती है देखो प्लीज मुझे परेशान मत करो, मुझे अभी अपने पेपर कंप्लीट करने दो। बाई फिर भी उसे परेशान करती है और पूछती है मुझे सच बताओ क्या सीनियर ने तुम्हें प्रपोज किया है। तभी रेन माओ का साइड लेते हुए उस पर गुस्सा करती है और बोलती है आखिर तुम माओ के पीछे क्यों पड़ी हो, अगर तुम्हें ये पता करना है तो जाके सीनियर से ही क्यों नहीं पूछ लेती। तभी वहाँ पर वो दूसरी रूममेट आती है और बोलती है सभी स्टूडेंट ने देखा है कि सीनियर ने इसे प्रपोज किया है और फिर ये मिस्टर गु की कार में जाकर बैठ गई थी। तुम सच में बहुत ही ज्यादा क्लेवर लड़की हो, अगर तुम यहाँ पर स्टडी करने आई हो तो सच बताओ आखिर तुम्हारा सीनियर के साथ क्या चल रहा है, आखिर सीनियर ने तुम्हें प्रपोज क्यों किया। तो माओ गुस्सा कर चिल्लाती है कि हाँ माना सीनियर ने मुझे प्रपोज किया लेकिन मैंने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। ये सुनकर बाई खुश हो जाती है। माओ उस पर गुस्सा करती है और उसे बोलती है तुम मुझे बुली नहीं कर सकती, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं मिस्टर गु को बता दूंगी और मैं चाहूँ तो तुम्हारी शिकायत हेड ऑफिस में कर सकती हूँ। ये बोलकर वो बैठ जाती है। तो वो कहती है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे पलटकर जवाब देने की। तभी वो दोनों रूममेट बात करती हैं और उसे सुनाने लगती है उन लड़कियों के बारे में जो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और उन लड़कियों ने बच्चा पालने के चक्कर में अपनी स्टडी भी बीच में छोड़ दी थी। ये सब जानबूझकर वो माओ को सुना रहे थे ताकि माओ डर जाए और हमारी माओ भी बहुत ही भोली होती है, वो इनकी बातें सुनकर सच में डर भी जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि मैं भी इस बच्चे को दुनिया में नहीं ला सकती। और वो अपने बच्चे को सॉरी कहती है और अबॉर्शन की गोलियां लेकर वो बाथरूम में चली जाती है। जैसे ही वो डब्बा खोलकर गोलियां लेने लगती है तभी वहाँ दोनों रूममेट्स आ जाती हैं और उसके हाथ से मेडिसिन ले लेती है और वो कहती है हमें पहले ही शक था कि तुम प्रेग्नेंट हो। और वो जल्दी से उसकी दवाइयाँ लेकर बाहर भाग जाती है। माओ उनके पीछे जाती है, मुझे मेरी मेडिसिन बॉक्स वापस करो। तभी वहाँ पर माओ की फ्रेंड रेन आ जाती है और वो बोलती है तुम उनसे कौन सी दवाई मांग रही हो। तो माओ उसे सारी बात क्लियर कर देती है। उसकी
फ्रेंड बोलती है तुम्हें ये सब करने से पहले इस बच्चे के फादर को इन्फॉर्म करना चाहिए। इस पर माओ बोलती है मैं उस रात नशे में थी, मुझे बच्चे के फादर के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो उसके फ्रेंड बोलती है तुम टेंशन मत लो, मैं अपने डैड को सारी बात बताऊंगी, वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे उस आदमी को ढूंढने के लिए। फिर वो उसे खड़ा करती है और जैसे ही फोन चेक करती है तो वो माओ को बताती है कि जल्दी चलो, भाई तुम्हारे बारे में झूठी बातें फैला रही है। इधर हम देखते हैं वो दोनों रूममेट्स मिलकर कुछ पैम्पलेट्स बांट रही होती है जिसमें माओ के बारे में लिखा होता है कि एक कॉलेज स्टूडेंट प्रेग्नेंट हो गई है और उसकी फैमिली बहुत ही पुअर है, तो उसे अबॉर्शन करवाने के लिए पैसे चाहिए। अभी वहाँ पर रैन आती है और वो दोनों पर गुस्सा करती है कि आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो वो बोलती है कि हम तो बस माओ की मदद कर रहे हैं क्योंकि उसकी फैमिली बहुत ही पुअर है, हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि इस गरीब स्टूडेंट की हम मदद करें। अभी वहाँ पर वो सीनियर आ जाता है, बाई जल्दी से उसे दिखाती है कि देखो मैंने सच बोला था, ये प्रेग्नेंट है और तो मेरे पास सबूत भी है, मुझे माओ के पास से ये मेडिसिन मिली है। उस सीनियर को फिर भी ट्रस्ट नहीं होता, वो माओ के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि ये सब झूठ है ना, तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो। यहाँ पर सभी लोग माओ के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं कि फिजिक्स की देवी प्रेग्नेंट हो गई और ये सच में बहुत ही घटिया लड़की है जो हमारे प्रोफेसर मिस्टर गू के पीछे भी लगी हुई है। माओ चुप रहती है, कुछ भी नहीं बोलती है और वो नीचे गिरे हुए पैम्पलेट्स लेने लगती है। तभी वहाँ पर हमारे प्रोफेसर मिस्टर गू आते हैं जो माओ से पूछते हैं क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। फिर वो पूछता है कि आखिर ये पैम्पलेट किसने बनवाए। तो माओ की बेस्ट फ्रेंड बोलती है ये काम बाई और शू ने किया है, ये दोनों माओ की बेइज्जती करना चाहती है पूरे कॉलेज के सामने। तो वो दोनों रूममेट्स बोलती है हाँ हमने ही ये सब किया है और बोलती है मिस्टर गू ये लड़की हमारे कॉलेज का नाम खराब करने पे लगी हुई है, आपको इसे कॉलेज से बाहर करवा देना चाहिए। इसमें माओ बोलती है आखिर मैंने तुम दोनों का क्या ही बिगाड़ा है तो तुम मुझे इस तरह से सबके सामने फ्रेम करना चाहती हो। तो वो दोनों रूममेट्स बोलती है अगर तुम यहाँ पर स्टडी ही करने आती तो इतने सारे लड़के तुम्हारे पीछे क्या कर रहे हैं, यहाँ तक कि सीनियर भी तुम्हें इतना पसंद करते हैं। इस पर माओ की फ्रेंड ब्रैंड बोलती है तुम लोग बस माओ से जलते हो इसलिए ये सारी बातें बोल रहे हो। वो दोनों बोलती है आखिर हम ऐसी लड़की से क्यों जलेंगे जो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई है। यहाँ पर माओ सीनियर से बोलती है कि आप इन सबको बता दो कि आपने मुझे प्रपोज किया था लेकिन मैंने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, आप बताइए कि मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। तभी वो सीनियर बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम उन लड़कियों में से हो। तो वो दोनों रूममेट बहुत खुश होती है और माओ से बोलती है कि देखो अब तो सीनियर को भी तुम्हारे बारे में पता चल गया है कि तुम किस तरह की लड़की हो। माओ की फ्रेंड बोलती है सीनियर आपको तो माओ का फेवर लेना चाहिए था क्योंकि आपकी वजह से ही माओ इतनी परेशानी झेल रही है, अगर आप माओ को पसंद ना करते तो ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी वो माओ के खिलाफ बोलता है। तो यहाँ पर मिस्टर गू उसे बोलते हैं देखा ये तुम्हारा लव डिजर्व भी नहीं करता। इस पर माओ बोलती है मुझे किसी के प्यार की नीड नहीं है और इस समय मुझे दूसरों की फीलिंग्स एक बोझ की तरह लग रही है। मिस्टर गू कहता है कि सभी की फीलिंग्स बोझ नहीं होती है और वो सभी पर गुस्सा करता है और बोलता है माओ अभी एक लीगल एज में है जिसमें वो बच्चा भी कर सकती है और शादी भी कर सकती है। तभी वो बाई बोलती है कि हाँ ये एक लीगल एज पर है लेकिन शादी से प्रेग्नेंट होना ये बहुत ही गंदी बात है। इस पर मिस्टर गू बोलता है तुम लोगों को किसने बताया कि ये शादीशुदा नहीं है। वो बोलने लगती है कि अगर ये शादीशुदा होती तो इसने इसके बारे में किसी को बताया क्यों नहीं। तो माओ मिस्टर गू को बोलती है कि प्रोफेसर आप मेरा पक्ष मत लो, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, आप मेरे लिए ये सब झूठ ना बोले। मिस्टर गू मन में बोलता है कि तुम कितने बेवकूफ हो, तुम्हें ये भी नहीं पता तुम्हारी शादी हो चुकी है और किसी और के साथ नहीं वो भी मेरे साथ हुई है। और वो सभी को बताता है कि माओ शादीशुदा है और ये बच्चा भी लीगल है। तो बाई और शू कहती हैं ऐसा कैसे हो सकता है, अगर ये सच में शादीशुदा है तो इसे खुद को कैसे नहीं पता। तो मिस्टर गू बताता है कि ये अपनी स्टडीज की वजह से अपनी शादी को पब्लिक नहीं करना चाहती है। तो वो बोलती है कि हमें तो अभी भी ट्रस्ट नहीं है और वो बोलती है कि आपको इसके बारे में कैसे पता। तो मिस्टर गू बोलता है ये मेरी स्टूडेंट है और मुझे अपने स्टूडेंट के बारे में सब कुछ पता रहता है और मैंने इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी पढ़ी है। फिर माओ जब इन्फॉर्मेशन पढ़ती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है मैं तो सच में शादीशुदा हूँ। फिर वो लोग भी देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि ये तो सच
में मैरिड है। फिर वो सीनियर उसे सॉरी कहता है कि अगर तुम शादीशुदा थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में गलत फहमी हो गई, मैंने तुम्हारे बारे में गलत समझा। तो शु बोलती है सीनियर आप इसे अच्छी लड़की समझ रहे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, जान करके अपने शादी के बारे में छुपाया है ताकि ये दूसरे मर्दों को अपनी जाल में फंसा सके। तो मिस्टर गु उस पर गुस्सा करता है कि बिना सबूत के अगर किसी भी स्टूडेंट के बारे में गलत बातें फैलाई तो मैं तुम्हें इस कॉलेज से बाहर फिकवा दूंगा। फिर वो उसे समझाने लगती है कि हमें तो चुप ही हो जाना चाहिए, नहीं तो हमें कॉलेज से बाहर कर दिया जाएगा। तो बाई कहती है मैं किसी से नहीं डरती हूँ, मेरे डैड इस कॉलेज के शेयर होल्डर है और ये एक पुअर स्टूडेंट है और ये एक गरीब प्रोफेसर है, आखिर ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। तो शु बोलती है हम माओ को तो बाद में देख लेंगे और वो दोनों जाने लगती है। तभी मिस्टर गु उसे रोकता है और बोलता है आखिर तुम दोनों जा कहाँ रही हो, और वो माओ से सॉरी बोलने के लिए बोलता है। तो वो बोलती है आखिर मेरी गलती क्या है जो मैं सॉरी बोलूं। तो प्रोफेसर बोलते हैं तुमने माओ के खिलाफ झूठी बातें फैलाई हैं उसको बदनाम करने के लिए। तो बाई बोलती है इसमें मेरी क्या गलती, आखिर उसने ही अपनी शादी के बारे में सबसे छुपाया था और उसी की वजह से उसकी बदनामी हुई है। तो माओ कहती है कि अगर मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो वो सॉरी कहने के लिए रेडी नहीं होती। तभी शाओ के पास उसके डैड का कॉल आता है और वो उस पर गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि आखिर तुमने किस स्टूडेंट से पंगा लिया है और अभी के अभी उससे माफी मांगो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फिर वो अपने डैड से बात करने के बाद माओ पर गुस्सा करती है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है जो मेरे डैड मुझ पर इस तरह से गुस्सा कर रहे हैं कि मैं तुमसे माफी मांगू। तो माओ बोलती है तुम माफी मांग रही हो या नहीं। फिर उससे सॉरी कहती है। तो मिस्टर गु बोलता है क्या तुम्हें इसकी सॉरी सिंसियर लगी। तो माओ कहती है बिल्कुल भी नहीं, इसे मुझे इस तरह से सॉरी बोलना चाहिए जिस तरह से ये पैम्पलेट बांटकर सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही थी। फिर भाई नीचे बड़ा पैम्पलेट उठाती है और उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी वो सीनियर उसके पास आता है और उसे बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं उनकी बातों में आ गया था। तो माँ बोलती है सीनियर आप दूसरों की बातों में आकर मुझे इस तरह से जज नहीं कर सकते, आप मुझे पसंद करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके लव को एक्सेप्ट कर लूं। ये देखकर प्रोफेसर मन में सोचता है कि अब ये बड़ी हो चुकी है और खुद के लिए स्टैंड ले सकती है। वो सीनियर माओ से पूछता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम्हारी शादी किसके साथ हुई है, तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी केयर क्यों नहीं कर रहा। तो माओ कहती है तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व मत हो। वो बोलता है मैं बस तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ। मिस्टर गु बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि माओ का हस्बैंड उसकी केयर नहीं करता जो तुम उसके बारे में ऐसा बोल रहे हो। वो सीनियर बोलता है मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, अगर वो उसकी इतनी ही केयर करता तो माओ को अबॉर्शन पिल्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वो एक गैर जिम्मेदार आदमी है जो इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। तो मिस्टर गु उस पर गुस्सा करते हैं। तो वो सीनियर बोलता है आखिर आप इस मैटर में क्यों पड़ रहे हो। मिस्टर गु माओ का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेके चले जाते हैं। माओ की फ्रेंड ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है और मन में बोलती है मिस्टर गु और माओ साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। तभी वो सीनियर उस पर गुस्सा करता है और बोलता है माओ पहले से शादीशुदा है और हमारे प्रोफेसर कितने ज्यादा बड़े हैं उससे, और ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। रेन सर खुशाने लगती है कि माओ शादीशुदा है तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया और मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं चला। इधर हम देखते हैं प्रोफेसर माओ को अंदर लेके चला जाता है और उससे पूछता है क्या तुमने वो अबॉर्शन पिल्स ले ली थी क्या। वो बोलती है मैं लेने ही वाली थी लेकिन बाई मेरे हाथ से छीनकर भाग गई थी। वो बोलता है क्या तुम सच में अभी भी बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना चाहती। तो वो बोलती है प्रोफेसर प्लीज आप इस बारे में कुछ भी ना पूछे, ये मेरा पर्सनल मैटर है। और वो उसे थैंक यू बोलती है कि आपने मेरी इतनी मदद की और नकली प्रोफाइल बनाई जो कि एकदम असली लग रही थी। उसे देखकर तो एक बार मैं भी चकरा गई कि क्या मैं सच में शादीशुदा हूँ। मिस्टर गु उससे बोलता है तुम पहले मेरी बात का जवाब दो, क्या तुम सच में इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना चाहती। तो वो बोलती है आपने देखा ना सबके सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ गई हैं कि ये लड़की शादी से पहले ही माँ बनने वाली है और मैं अच्छी माँ बनने के लायक ही नहीं हूँ और मुझे इस बच्चे के डैड के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो मिस्टर गु बोलता है कि अगर तुम्हें इस बच्चे के डैड के बारे में पता चल जाए और वो इस बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हो जाए तो क्या तुम इस बच्चे को इस दुनिया में लाओगी। तो माओ कहती है मेरा बचपन बिना डैड के ही निकला है और आप तो जानते ही होंगे कि मेरी माँ कैसी है। मैं तो अपने बच्चे के लिए एक बेस्ट फादर ढूंढना चाहती हूँ लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरा नहीं हो पाएगा। वो बोलता है ऐसा नहीं है, तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा होगा। और वो बताता है कि मैं ही इस बच्चे का डैड हूँ। वो बोलती है कि प्रोफेसर आप मेरे लिए ये सब मत करिए। वो बोलती है मैं जानती हूँ ऐसा नहीं हो सकता। वो बोलता है नहीं ये सच है, जो तुमने अपने बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ी है वो
सच है और तुम सच में शादीशुदा हो और तुम्हारी शादी मुझसे हुई है और मैं ही इस बच्चे का डैड हूँ। और मैं तुम्हें बता दूं, हम लास वेगास मिले थे, वहाँ पर हमने शादी की थी और मैं तुम्हें यहाँ पर ढूंढने के लिए ही आया हूँ और तुम्हारी वजह से ही मैंने ये कॉलेज ज्वाइन किया है। वो बोलती है क्या सच में तुम मेरे लिए यहाँ पर आए हो? वो बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, मैं अपनी वाइफ के लिए आया हूँ। वो कहती है हाँ मैं लास वेगास गई थी और मैं एक आदमी से भी मिली थी, लेकिन मेरी शादी नहीं हुई थी उससे। तो वो बोलता है लगता है तुम्हें याद नहीं है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। जब हम दोनों होटल रूम में गए थे तो तुम्हें इंटीमेट होने से मना कर दिया था, तो मैं तुम्हें चर्च लेके गया और हमने वहाँ पर शादी की थी और शायद तुम्हें ये पता नहीं है। वहाँ पर इस तरह चर्च में शादी करने से शादी लीगल हो जाती है। वो कहती है क्या ये सच है? फिर वो कहती है रुको मैं इसके बारे में जानकारी निकालती हूँ। फिर वो इसके बारे में सर्च करती है तो ऑनलाइन अपना मैरिज सर्टिफिकेट देखकर हैरान हो जाती है और कहती है क्या सच में इतना सिंपल है वहाँ शादी करना? वो बोलता है अब तुम्हें विश्वास हुआ कि हमारी शादी हो चुकी है और ये हमारा रियल मैरिज सर्टिफिकेट है। वो बोलता है तुम इतना हैरान क्यों हो? क्या तुम्हें मेरी वाइफ नहीं बनना? वो कहती है ऐसी बात नहीं है, मैं बस अभी बहुत ज्यादा हैरान हूँ। तो वो कहती है जब आपको पहले से ही मेरे बारे में पता था तो आपने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? तो प्रोफेसर बोलता है पहले मुझे तुम्हारे बारे में कंफर्म नहीं था कि तुम वही लड़की हो या फिर नहीं, क्योंकि मैं भी तो नशे में था, मुझे तुम्हारा फेस अच्छे से याद नहीं था। पर जब तुम ऑफिस में आई थी तो मैं तुम्हें तुम्हारी स्मेल से पहचान गया था, इसलिए मैंने तुम्हें पूछा कि तुम लास वेगास गई थी या नहीं, लेकिन तुमने मुझे सच नहीं बताया। और मैंने तुम्हारे हाथ पर वो निशान भी देखा लेकिन वो नहीं था, तो मुझे लगा वो तुम नहीं हो। वो बोलती है वो निशान मेरे अल्कोहल की एलर्जी से हुआ था, जो कि कुछ टाइम बाद में हट जाता है। वो बोलता है अच्छा तो ये बात थी। वो बताता है कि मेरी फैमिली को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और तुमने तो मेरी मॉम को उस दिन हॉस्पिटल में देखा ही था, तो तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। तो माँ कहती है लेकिन मेरे फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं आपको डिजर्व नहीं करती। तो मिस्टर गो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। वो बोलती है कि क्या तुम सच में मुझे और मेरे बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो? तो वो बोलता है ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली बात है, तो क्या अब तुम इन बच्चों को जन्म दोगी? तो वो बोलती है हाँ और कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं एक अच्छी माँ बनूंगी या नहीं, लेकिन तुम अच्छे डैड जरूर बनोगे। फिर मिस्टर गो उसे पूछता है क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलना पसंद करोगी? वो बोलती है आखिर मैं ऐसे कैसे चल सकती हूँ, अगर तुम्हारी मॉम को मैं अच्छी नहीं लगी तो? वो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरी मॉम ने तुम्हें देखा है और उन्हें तुम्हारी फैमिली से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर माओ मन में सोचती है कि हमारे बीच में बेशक प्यार नहीं है, लेकिन ये एक जिम्मेदार आदमी है। फिर वो उसे बोलती है लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी स्टडी है, मैं अपनी स्टडी को पूरा करना चाहती हूँ। तो बोलता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी स्टडी के साथ तुम्हारी हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा और फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ग्रेजुएशन में हेल्प करूंगा। वो बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं, अपनी मेहनत से अपने दम पर ग्रेजुएट होना चाहती हूँ, ना कि किसी की सपोर्ट से। वो यस करता है। वो बोलती है थैंक यू प्रोफेसर। तो मिस्टर गो बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे इस नाम से नहीं बुलाना चाहिए? इस पर माओ बोलती है लेकिन मैं तो आपको प्रोफेसर ही बोलती हूँ ना। वो बोलता है आखिर ऐसी कौन सी वाइफ है जो अपने हस्बैंड को प्रोफेसर बोलकर बुलाती है, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। वो बोलती है ठीक है, अब से मैं आपको आपके नाम से ही बुलाऊंगी, लेकिन कॉलेज में सभी के सामने मैं आपको प्रोफेसर ही बोलूंगी, क्योंकि मैं अभी किसी को भी हमारे रिलेशन के बारे में नहीं बताना चाहती, नहीं तो सब आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे। वो बोलता है अब तुम इसकी फिक्र मत करो, अब तुम्हें कोई भी बुली नहीं करने वाला। फिर वो उसे अपने घर लेके चला जाता है और अपनी मॉम से मिलवाता है। माओ को देखकर उसकी मॉम बहुत ही हैप्पी होती है और बोलती है आखिर मेरा बेटा मेरी बहू को ले ही आया, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अगर मेरा बेटा तुम्हें कभी परेशान करे तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं इसे सबक सिखाऊंगी। बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरी बहुत केयर करता है। जब माओ ये बताती है कि वो इस बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए तैयार है, तो ये सुनकर उसकी मॉम बहुत ही खुश होती है और कहती है कि आखिरकार मुझे मेरी बहू और पोते एक साथ ही मिल चुके हैं। और वो उसे बताती है कि तुम्हें पता है इसने कभी भी किसी लड़की को अपने नजदीक नहीं आने दिया और मुझे तो शक होने लगा था कि कहीं ये नामर्द तो नहीं है। ये सुनकर माओ स्माइल करती है और वो बोलती है तुम्हें यहाँ किसी भी चीज की मैं कमी नहीं होने दूंगी, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। फिर वो यहाँ पर उसे उसका रूम दिखाती है जो माओ को बहुत ही अच्छा लगता है। मिस्टर गु बताता है कि अब से ये हम दोनों का रूम है। फिर वो दोनों रात में सोते हैं एक ही बेड पर। मिस्टर गु माओ के साथ रोमांटिक होने लगते हैं, लेकिन माओ बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर वो एक तरफ करवट लेके सो जाते हैं। फिर अगले दिन वहाँ पर डॉक्टर आता है माओ को देखने के लिए
और बताता है कि बच्चे एकदम हेल्दी हैं और वो ट्विंस है। इधर हम देखते हैं वो उसे शॉपिंग पर लेकर जाता है और उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग करता है। तभी वहाँ पर बाई और शू आ जाती हैं और वो यहाँ पर भी माओ की इंसल्ट करने लगते हैं कि इसने जो कपड़े पहन रखे हैं ये बहुत ही ब्रांडेड हैं और बोलती है मुझे तो लगता है कि ये कपड़े इसके फेक हैं। वो बोलती है इतने एक्सपेंसिव प्लेस पर आखिर तुम्हें यहाँ पर कौन लेकर आया। वो कहती है कि जरूर किसी आदमी को फंसाया होगा। तो वो सीनियर यहाँ पर आता है और वो इनकी बातों पर ट्रस्ट भी कर लेता है और वो माओ को उल्टा सीधा बोलने लगता है कि सच में तुम बहुत ही गंदी लड़की हो। माओ उस पर गुस्सा करती है कि आखिर वो होता कौन है उसे इस तरह से जज करने वाला। यहाँ पर मिस्टर गू भी आ जाते हैं और माओ की साइड लेते हैं और उन लोगों को बताता है कि मेरी वाइफ है। वो लोग इन दोनों के रिलेशन के बारे में उल्टा सीधा बकने लगते हैं कि आखिर एक स्टूडेंट और प्रोफेसर कैसे रिलेशनशिप में हो सकते हैं। तो मिस्टर गू बोलता है ये स्टूडेंट होने से पहले ही मेरी वाइफ थी और गार्ड्स को बुलवाकर उन्हें बाहर करवाने को बोलता है। तो बाई बोलती है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मेरे फादर बहुत ही ज्यादा रिच है। यहाँ पर मिस्टर गू भी उन्हें दिखा देता है कि असल में वो गू फैमिली का इकलौता वारिस है जो कि इस शहर की सबसे पैसे वाली फैमिली है और पिछली बार भी उसके डैड को बुलवाकर उसने ही माफी मांगने को बोला था। फिर गार्ड्स उन लोगों को पकड़कर बाहर फेंक देता है। फिर मिस्टर गू माओ को घर लेकर आ जाता है और बोलता है कि उसे कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो कहने लगती है कि मैं अपनी स्टडीज को इस तरह से बीच में नहीं छोड़ सकती। तो मिस्टर गू उसे बोलता है कि मैं तुम्हें स्टडी के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बस तुम अभी अपनी केयर करो। फिर हमें माओ की ग्रेजुएशन सेरेमनी को दिखाया जाता है और वो स्टेज पर भाषण दे रही होती है और वो बहुत ही अच्छे नंबर्स के साथ पास होती है। तभी वहाँ पर माओ की मॉम आ जाती है और सभी के सामने उसकी इंसल्ट करने लगती है और सबके सामने रोने लगती है और बोलती है कि मेरा सन इन लो इतना पैसे वाला है लेकिन मुझे पैसे ही नहीं देता। लेकिन माओ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे बोलती है कि तुम मेरी मॉम बनने के लायक नहीं हो और वो उन्हें कोई भी पैसे नहीं देने वाली। फिर वो मिस्टर गू के साथ वहाँ से चली जाती है। रैन बाहर उन्हें बधाई देती है और बोलती है फाइनली हमने ग्रेजुएशन पूरी कर ही ली। फिर रैन उन दोनों को टाइम स्पेंड करने के लिए अकेले छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वो दोनों साथ में बहुत ही खुश होते हैं और डिसाइड करते हैं कि बाकी की जिंदगी हम इसी तरह से एक दूसरे के साथ हंसी खुशी बिताएंगे। और इसी के साथ हमारे ड्रामा की यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको हमारा ये ड्रामा अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।